हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10। तो आज हम अपने AIB 21 एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने सारे क्लासेस में 25 करके काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो आज हम अपने कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो आपके AIB एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन क्लास की तरफ बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए, देखिए क्या है कि आपको जो प्रेप हॉरिजॉन ऐप है उसमें आपको AIB 21 एग्जाम के लिए कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट के रूप में, प्लस आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जो ऑलरेडी रनिंग पर है वहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे AIB 21 के लिए डेडिकेटेड बैच जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और पूरी प्रिपरेशन आप सिर्फ इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ है आपके लिए कि आपको जो एग्जाम में बेयर एक्ट की रेफरेंस चाहिए होते हैं, बेयर एक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो वहां पे इस ऐप में आ जाके आपको सारे बेयर एक्ट बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, वो भी आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। तो आप पूरी प्रिपरेशन है जो यहाँ पे कर सकते हैं। ऐप को कैसे डाउनलोड करना है? अगर आप iOS यूजर हैं तो ऐप स्टोर में जाके यू कैन डाउनलोड द प्रेप हॉरिजॉन ऐप। इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर तो गूगल प्ले में जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सिंपल सा वहां पे जाइए, अपना मेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर डाल के अपने डिटेल्स डाल के रजिस्टर करिए, देन आप वहां पे सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो। एंड अभी ऑफर चल रहा है जो होली ऑफर रनिंग पे है, इसमें 999 पर आपको ये कोर्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको 999 में पूरा कोर्स कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए फिर बात करते हैं हम आज के क्लास की। ठीक है, शुरू करते हैं आज के हम क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे हमारा आज का पहला सवाल है, इसमें है कि द टर्म प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्या बात हो रही है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की हैज बीन डिफाइंड इन, फोर ऑप्शंस दिए हैं कि सेक्शन 2 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, फिर दिया है सेक्शन 35 की बात की गई है, नॉट स्पेशली डिफाइंड इन द एक्ट, बार काउंसिल रूल्स पार्ट 6। ठीक है, फोर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? एक बार क्वेश्चन देखिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी कोई इश्यू होता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है एग्जाम के टाइम पे, तो सबसे पहले फोकस करिए क्या? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या बात कर रहा है, उसके जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा नियर बाई करेक्ट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे फोर ऑप्शंस दिए हैं, तो कौन सा सही होगा देखते हैं। क्योंकि देखिए सेक्शन 2 जो है एडवोकेट एक्ट जो यहाँ बात की गई है 1961 में, तो ये जो है ये सिर्फ कुछ टर्म्स डिफाइन करता है, जैसे कि एडवोकेट के बारे में, लीगल प्रैक्टिशनर हो गए, या लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जो बात की गई है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये जो है ये डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सेक्शन 2 में ये डेफिनेशन नहीं दी गई है। अगला ऑप्शन क्या दिया हमारे पास? सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 एडवोकेट एक्ट 1961 में ये बात करता है पनिशमेंट के बारे में, कि जब भी कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है, लेकिन जो मतलब कोई भी एडवोकेट है वो एथिक्स के खिलाफ या मिसकंडक्ट कोई भी गलती करता है, तो उसके बारे में यहाँ बात करी गई है। लेकिन ये यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का डेफिनेशन नहीं देता है, ये सिर्फ प्रोसीजर और कॉन्सिक्वेंसेस बताता है। फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? नॉट स्पेशली डिफाइंड इन द एक्ट, ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन जान लेते हैं कि बार काउंसिल रूल्स जो है, ये जो ऑप्शन है ये क्यों गलत होगा? ये क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो रूल्स है ये एडवोकेट के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिक्वेट प्रिस्क्राइब करते हैं। मिसकंडक्ट के एग्जाम्पल मिलते हैं, पर एक जो स्टैच्यूटरी डेफिनेशन है वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या है? तो देखिए कि प्रोफेशनल जो मिसकंडक्ट है उसका मतलब है कोर्ट में अपने जजमेंट्स में जो एक्सप्लेन किया है, मतलब जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन है उसका एक्ट खुद इस टर्म को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 226।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इनमें से जो केस दिए हमारे ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा केस है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है? एडवोकेट फेलिंग टू अटेंड कोर्ट ड्यू टू इलनेस, एन एडवोकेट थ्रेटनिंग द ऑपोजिट पार्टी, एडवोकेट विड्रॉइंग ए केस विद क्लाइंट्स कंसेंट, एन एडवोकेट फाइलिंग ए रिटन स्टेटमेंट लेट। तो इनमें से क्या सही होगा? क्या लग रहा है आपको? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या करता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ के ही समझ आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन पढ़ के ही समझ आ रहा है कि एन एडवोकेट थ्रेटनिंग द ऑपोजिट पार्टी, ये मिसकंडक्ट हुआ एक एडवोकेट का। ठीक है, मार्क करिएगा ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया है कि पहले दिया है हमारे पास कि फेलिंग टू अटेंड कोर्ट ड्यू टू इलनेस, ये तो जेन्यून रीजन हुआ, क्योंकि मिसकंडक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि विड्रॉन जो है, आप देखिए मिसकंडक्ट इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक जेन्यून रीजन हो गया। इसके बाद क्या दिया हमारे पास कि विड्रॉइंग ए केस विद ए क्लाइंट कंसेंट, ये क्लाइंट की मर्जी से जो है केस को विड्रॉ किया जा रहा है, तो ये भी मिसकंडक्ट नहीं होगा। इसके बाद क्या है कि एडवोकेट फाइलिंग ए रिटन स्टेटमेंट लेट, मतलब जो रिटन स्टेटमेंट है वो लेट फाइल कर रहा है एडवोकेट, तो ये नेग्लिजेंस हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में ये काउंट नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट क्या है कि जो थ्रेटनिंग द ऑपोजिट पार्टी, ये मिसकंडक्ट में काउंट होगा, क्योंकि ये एक अनएथिकल बिहेवियर है किसका? एडवोकेट का। क्योंकि जो कोर्ट है और बार काउंसिल के नजरिए से ये जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, क्योंकि एडवोकेट को डिग्निटी और डिकोरम मेंटेन करना होता है। कि देखिए हर प्रोफेशन का एक डिग्निटी और डिकोरम होता है, जो उस प्रोफेशन में जो काम करता है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको अपने एक डिकोरम मेंटेन करना होता है, उसको अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करनी होती है। हर प्रोफेशन का एक बेंचमार्क सेट है कि ये उसके डिग्निटी और डिकोरम है, तो वो उनको मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो मार्क कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पीडी खलिंदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र 1984 का है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एडवोकेट्स मस्ट ओबे क्लाइंट्स ऑर्डर ब्लाइंडली, या ग्रॉस नेग्लिजेंस में अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एडवर्टाइजिंग लीगल सर्विसेज इन परमिसिबल, फिर आता है एडवोकेट्स आर इम्यून फ्रॉम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। 4 ऑप्शंस दिए गए हमारे पास, क्या सही है आंसर? कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे बात की गई है कौन से केस की? पीडी खलिंदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र 1984 का। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि जो एडवोकेट्स को ब्लाइंडली क्लाइंट के ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि अगर एडवोकेट जो है ग्रॉस नेग्लिजेंस करते हैं अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज में, तो उसे जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर? ग्रॉस नेग्लिजेंस में अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो आंसर पहले मार्क कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है लीगल सर्विसेज परमिसिबल जो बात की गई है यहाँ पे, ये क्या कहता है कि ये गलत होता, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है एडवोकेट्स के लिए प्रोहिबिटेड होता है, एडवोकेट्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। ठीक, अगला है एडवोकेट्स आर इम्यून फ्रॉम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। इसका क्या मतलब है? ये क्या है कि ये भी जो है गलत है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि बार काउंसिल डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। बार काउंसिल जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। और ये आप याद कर सकते हैं कि ये जो केस है पीडी खरिंदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, इसको याद कर लीजिए कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस है, मतलब ये मिसकंडक्ट हुआ है। ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस है, मतलब ये सीधा किसका है? मिसकंडक्ट हुआ है।
मिसकंडक्ट का केस है, ये ऐसे आप ये याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नोरातम्मल चौरारिया वर्सेस एमआर मुरली 2004 का है, इट वाज हेल्ड दैट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इंक्लूड मॉरल डी इनक्वालिटी। फिर दिया हुआ है एडवोकेट्स, ये हटा दीजिए, बी नहीं है यहाँ। एडवोकेट्स कैन फाइल फॉल्स एफिडेविट्स, ओनली कोर्ट्स कैन ओनली कोर्ट्स कैन पनिश फॉर मिसकंडक्ट। फिर स्टेट बार काउंसिल कैन नॉट टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हमारे पास, तो कौन सा सही होने वाला है हमारा, कौन सा आंसर सही है इसमें? क्वेश्चन समझिए क्या बात की गई है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है इंक्लूड करता है मॉरल डिलिक्वेंसी। क्या बात की गई है? मॉरल डिलिक्वेंसी। तो ये कहाँ दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, क्या कहना है बताइए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। मार्क कर लीजिए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्या करेक्ट है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इंक्लूड मॉरल डिलिक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे केस दिया हुआ है नोरा तनमल चौरारिया सॉरी वर्सेस एमा मुरली का, जो 2004 में केस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था, इस केस में कहा था कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो स्कोप है सिर्फ टेक्निकल या लीगल मिस्टेक तक लिमिटेड नहीं होगा। मतलब अगर जो एडवोकेट्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो मॉरली रॉन्ग हो, इमोरल हो या मॉरल डिलिक्वेंसी, ठीक है तो उसे भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जा सकता है। तो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं वो क्या है कि एडवोकेट्स कैन फाइल फॉल्स एफिडेविट्स, तो ये मिसकंडक्ट है बट परमिसिबल नहीं होगा। फिर हमारा है कि ओनली कोर्ट कैन पनिश फॉर मिसकंडक्ट, तो ये क्या है, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि बार काउंसिल भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। फिर आता है हमारा क्या है ऑप्शन, स्टेट बार काउंसिल कैन नॉट टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि स्टेट बार काउंसिल के पास डिसिप्लिनरी पावर्स हैं, वो भी अंडर एडवोकेट्स एक्ट के। तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। मार्क कर लीजिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन ए सस्पेंडेड एडवोकेट अपीयर बिफोर ए कोर्ट ड्यूरिंग सस्पेंशन, यस, नो, या ओनली इन सिविल केसेस या ओनली इन स्पेशल परमिशन? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या लगता है? देखिए आंसर यहाँ पे होगा नो। क्यों होगा नो, वो भी बताएंगे हम, वो भी बताएंगे हम, लेकिन उसके पहले मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर होगा नो, क्योंकि देखिए जब एक एडवोकेट है वो सस्पेंड होता है तो उसकी प्रैक्टिस करने की जो राइट है वो टेम्पररीली विड्रॉ हो जाती है। मतलब एडवोकेट एक्ट जो 1961 का है उसके सेक्शन नंबर 35, कौन सी धारा है, धारा 35 में के अंदर सस्पेंशन का मतलब है कि वो एडवोकेट अपने सस्पेंशन पीरियड में कोर्ट के सामने अपीयर नहीं कर सकता। ये जो है ये प्रोविजन सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस पर अप्लाई होती है। तो यहाँ पे स्पेशल परमिशन नहीं मिलेगी, स्पेशल परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि जो सस्पेंशन एक डिसिप्लिनरी पनिशमेंट है जो बार काउंसिल देती है। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा नो। क्यों? ठीक है कि कैन ए सस्पेंडेड एडवोकेट अपीयर बिफोर ए कोर्ट ड्यूरिंग सस्पेंशन, तो नहीं, बिल्कुल नहीं अपीयर हो सकता वो। समझ आया होगा? ठीक है, मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एडवोकेट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली with the opposite party without the consent of the advocate on record is guilty of negligence, professional misconduct, defamation और contempt of court। 4 ऑप्शंस दिए हमारे पास, 4 ऑप्शंस दिए हैं। देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से क्या सही होगा? अगर
एक एडवोकेट डायरेक्टली ऑपोजिट पार्टी से कम्युनिकेट करता है बिना उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की कंसेंट थे, तो ये प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन है। क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन था? ये ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा ये भी। तो मार्क कर लीजिए कि ऑप्शन बी सही है। बट बाकी जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्या मतलब है? कि सिर्फ जो है केयरलेस एक्ट होता है, पर यहाँ पे डेलिब्रेट वायलेशन है। अगला क्या ऑप्शन दिया है हमारे पास? अगला ऑप्शन है डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या कहता है? कि ये तब होता है जब किसी भी रेपुटेशन को डैमेज किया जाए, किसी की रेपुटेशन को, किसी को डिफेम किया जाए। क्योंकि देखिए इसमें डिफेमेशन में ही छुपा है डिफेम, मतलब किसी की बेइज्जती कर दी जाए, किसी की इज्जत पे हाथ उंगली उठाया जाए। ठीक है, तो मतलब है कि किसी की रेपुटेशन को डैमेज किया जाए, जो यहाँ पे इशू नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर आता है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये बात करता है कि ये कोर्ट के अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट करने के से होता है, मतलब कोर्ट में जो अथॉरिटी है उनका डिसरिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत ना करना, ठीक है, उनका अनादर करना, जो यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ हमारा? ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट हमारा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो ये ही सही है, क्योंकि बार काउंसिल रूल के हिसाब से एडवोकेट को अपने जो प्रोफेशनल डिकोरम मेंटेन है वो करना होता है। अपने प्रोफेशनल डिकोरम है, डिग्निटी है, वो मेंटेन करना जरूरी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन विदाउट कंसेंट इज अनएथिकल और मिसकंडक्ट के कैटेगरी में आता है। करेक्ट? तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 232 क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 232 में क्या बात करी गई है? एक बार देखिए, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे है कि एडवोकेट मिस ए was defending her client. Mr. B is in a criminal case. During the trial, Miss A unknowingly presented forged documents in court to strengthen her client's case. ठीक है? Later, it was discovered that she was aware of the forgery but continued to rely on those documents. Her actions were brought to the notice of the Bar Council. On the basis of the above problem, select the correct option. 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया है? कि इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर द BNS 2023। फिर दिया है इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इट इज ए वायलेशन of the rules made by the Bar Council of India regarding professional ethics। उसके बाद है इट इज ए केस ऑफ चीटिंग अंडर द BNS 2023। तो क्या हमारा सही होगा आंसर? सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, फिर उसके ऑप्शन समझिए, देन आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे जो केस दिया गया है कि ये है इट इज ए वायलेशन ऑफ द रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द एडवोकेट। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या है? ये कहाँ पे हमारा केस दिया है? इट इज अ वायलेशन ऑफ द रूल्स, मतलब ऑप्शन सही हमारा ऑप्शन सी होगा। विच वन? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है कि एक एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया है, क्या? अपना प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं, अपना जो डिकोरम है, उसके अगेंस्ट जाके उसने रॉन्ग जो है केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रॉन्ग वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए जब एडवोकेट नोइंगली, मतलब जानबूझ के फोर्ज डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रेजेंट करता है, तो ये एक सीरियस ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है। ये एक सीरियस ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है, क्योंकि क्रिमिनल जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट BNS के 2023 में ये तब होता है जब किसी प्रॉपर्टी एंट्रस्टमेंट का मिसयूज हो। यहाँ डायरेक्ट ट्रस्ट का इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या दिया है हमारे पास? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करी गई है। अभी हमने क्रिमिनल ब्रीच की बात करी,
अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करी गई है, तो कोर्ट की अथॉरिटीज इंसल्ट करना या फिर एब्स्ट्रक्ट करना कंटेम्प्ट है, पर फोर्ज डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना प्राइमरली जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ही होता है। फिर लास्ट ऑप्शन में हमारी क्या बात करी गई थी, चीटिंग की। यहाँ पे चीटिंग की बात करी गई, चीटिंग अंडर द बीएनएस। ये क्या कहता है कि ये तब होता है जब किसी को फ्रॉडेंटली मतलब फ्रॉड डिसीव किया जाए। यहाँ पे एडवोकेट का एक्ट है वो चीटिंग का स्कोप में आ सकता है, पर एग्जाम का जो कंसेप्ट है मतलब एग्जाम का जो आपका कंटेक्स्ट है उसमें ये स्पेशली बार काउंसिल रूल्स वायलेशन माना जाएगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स पार्ट कौन सा, 6, यहाँ पे बात की गई थी। कौन सा हमने पहले भी बात करी थी कि पार्ट जो है 6 में, ठीक है, इसमें बात की गई थी कि ये रूल एडवोकेट के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिक्वेट प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अननोइंगली रिलाई करना उनका डायरेक्ट वायलेशन हो गया। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ। तो ये आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, एक छोटा सा शॉर्टकट मैं बता रही हूँ, ये आपको याद रखना है कि फोर्ज डॉक्यूमेंट मतलब नकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एथिक्स का वायलेट करते हैं। तो एथिक्स सॉरी, तो एथिक्स जहाँ गया वहां पे एथिक्स का वायलेशन मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। ये बस आपको याद रखना है, गांठ बांध के रख लीजिए। ओके, मार्क कर लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मार्क ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द वाटर एक्ट 1974, ये वाटर एक्ट के बाद से रिलेट क्वेश्चन आ गया आपका। तो यहाँ पे विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट एट द नेशनल लेवल। 4 ऑप्शन दिए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर आया नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल, फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्या सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है, सबसे पहले देखिए कि वाटर एक्ट की बात हुई है। तो जो वाटर एक्ट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, वो इम्प्लीमेंट होता है एट द नेशनल लेवल, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये तो यहाँ पे हमारा हो गया सही। ठीक है, इसमें ये नेशनल लेवल पे कंट्रोल होता है। फिर आता है यहाँ पे क्या बात की गई है, स्टेट पॉल्यूशन। तो स्टेट जो पॉल्यूशन बोर्ड है हमारा, वो हैंडल करता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे। तो देखिए इसको थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग कि नेशनल लेवल अथॉरिटी जो हमारे पास दी गई है कि नेशनल लेवल अथॉरिटी का है, तो इसमें आपको जो है सीपीसीबी का जो एक्ट है 1974 का, इसने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एस्टैब्लिश किया था एज द एपेक्स बॉडी। फिर सीपीसीबी का काम है नेशनल स्टैंडर्ड सेट करना, फिर गाइडलाइंस देना और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना। स्टेट सारे स्टेट्स के साथ वहां पे कोऑर्डिनेट किया जाता था। तो सीपीसीबी ने मिनिमल जो नेशनल स्टैंडर्ड है मतलब MINAS जिसको बोलते हैं, प्रिस्क्राइब किए हैं फॉर इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, इन चीज़ों की इंडस्ट्री पे ये प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो जो स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, वो हर स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो लोकल इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो यहाँ पे क्या है, इनके जो है स्ट्रिक्ट जो है स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर लोकल वाटर बॉडीज की कंडीशन डिमांड करती है। करेक्ट। तो यहाँ पे अदर बॉडीज हो गए वो भी गलत है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिया गया है, तो ये जो जुडिशियल बॉडी फॉर एनवायरमेंट डिस्प्यूट्स के लिए है, इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए मतलब अथॉरिटी को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है। फिर बात करते हैं, हमारा अगला दिया है नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। तो ये जो है ये डील करता है कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग हजार्डस सब्सटेंस नॉट वाटर पॉल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन का बारे में। फिर आता है हमारा ये स्टेट लेवल का हमारा दिया गया था, तो ये तो पहले बात कर चुके हैं हम, ये स्टेट लेवल पे बात करता है, नेशनल लेवल पे बात नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन बी मार्क करिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो नेशनल लेवल पे बात करता है, मतलब नेशनल लेवल पे यहाँ पे बात होती है, सेंट्रल नेशनल लेवल पे बात होती है। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक केस, फिर है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर दिया है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रूरल लिटिगेशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, कौन सा सही होने वाला है? देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है कि द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज, तो यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी की इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों होने वाला है ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले आंसर मार्क कर लीजिए अपना, ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। ये है ओलियम गैस लीक केस। इस चीज के बारे में, इस केस के बारे में हम पहले भी कई क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है पिछले हमारे क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया था। मतलब जो हजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए होता है, हजार्डस मतलब जो डेंजरस होते हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट्स का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हमारा जो है कि इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या था कि यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली मतलब साफ साफ ये होल्ड किया कि पॉल्यूटर जो है पे करेगा प्रिंसिपल इंडिया में एप्लीकेबल है। मतलब पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इंडिया में एप्लीकेबल है, मतलब जो पॉल्यूशन करता है उसे ही क्लीन अप और डैमेजेस का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसको देखते हैं ऐसे कि कोई भी इंडस्ट्री है वो पॉल्यूशन फैला रही है, उस इंडस्ट्री उस फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकल के बह रहा है, मतलब गंदगी बह रही है, तो उसका साफ करने का जिम्मा, उसका खर्चा भी उसी इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा। ये इंडिया में इस केस के अंदर कहा गया है। फिर बात करते हैं कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें है कि इस केस में कोर्ट ने राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर को आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट माना था। इसमें फंडामेंटल की बात हुई थी आर्टिकल 21 के अंदर पे। फिर बात करते हैं, अगला है हमारा रूरल लिटिगेशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या था कि यहाँ पे देहरादून जो क्वायरिंग केस था जो 1985 का, तो उस केस में क्या था ये भी जान लीजिए कि इस केस में कोर्ट ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्वायरिंग बन गया। मतलब जो मतलब इसका क्या है कि पर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्वायरिंग बैन किया था, तो यहाँ पर पॉल्यूटर जो है पेज प्रिंसिपल स्पेशली स्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी। मार्क करिए कि इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पॉल्यूटर पेज की बात की गई थी, जहां पे कोई भी फैक्ट्री कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो पॉल्यूशन फैला रही है तो उसका साफ करने का जिम्मेदारी प्लस खर्चा जो है उसी इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? In which case did the Supreme Court introduce the concept of absolute liability for hazardous industry? ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो हमें याद है ऑलरेडी कि ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक केस के बारे में बात हुई थी। फिर से बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जितनी बार बात करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, उतना जल्दी आपके माइंड में ये बैठेगा। तो अब तो इतने बार हमने ये डिस्कस किया है कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है वो ओलियम गैस लीक का केस है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंट्रोड्यूस किया था इस केस में। यहाँ पे क्या था रूल कि रूल क्या था ये कि अगर कोई भी इंडस्ट्री हजार्डस और इनहेरिटली डेंजरस एक्टिविटी करती है और उसे डैमेज होता है, उसकी वजह से डैमेज होता है, तो वो इंडस्ट्री एब्सोल्युटली लायबल होगी बिना किसी एक्सेप्शन के। उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसको वो एब्सोल्युटली लायबल हो गई है। तो ये जो प्रिंसिपल है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से अलग है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड हो गए, प्लेंटिव फॉल्ट हो गया, पर जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता।
तो यहाँ पे जैसे बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे फिर दिया हुआ है हमारे पास वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें है कि इस केस में कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का रिकॉग्नाइज किया गया था। यहाँ पे जो है फिर हमारी बात हुई है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया हुआ है कि यहाँ पे पॉल्यूटर पेज का बात हुई है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था। फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 की एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी न्यादू। तो यहाँ पे क्या बात हुई थी कि इस केस के अंडर में कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और रोल जो है उसके रोल ऑफ एक्सपर्ट बॉडीज को हाईलाइट किया था। करेक्ट। तो क्या है हमारा आंसर? ये तो हमने क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही समझ गए थे, क्योंकि इतनी बार हमने डिस्कस किया है। तो इसका क्या फायदा हुआ कि जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतना जल्दी हमें क्वेश्चन और आंसर देखते ही आंसर रिकॉल हो जाएगा। मतलब क्या पूछा गया है ये देखते ही रिकॉल हो जाएगा। तो पूरा फंडा क्या है, पूरा खेल क्या है? पूरा खेल है प्रैक्टिस का। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतना इजी होगा आपको पेपर में सही आंसर सॉल्व करना, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। चलिए मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज jurisdiction over only water pollution cases, civil cases involving environmental issues under specified acts, criminal cases under IPC और only wildlife protection matters। यहाँ पे 4 केस दिए हैं हमारे पास, 4 बातें की गई हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्या सही होगा? देखिए सबसे पहले बात की गई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर, इसकी तो बात की थी ना कि यहाँ पे क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी का ज्यूरिडिक्शन सिविल केस तक लिमिटेड है, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। ये ट्रिब्यूनल को पावर मिला है कि एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर में एनजीटी के ज्यूरिडिक्शन में मतलब एनजीटी की ज्यूरिडिक्शन में आती हैं केसेस जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेट करे, पॉल्यूशन कंट्रोल का हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी या हजार्डस जो सब्सटेंस होते हैं उनसे रिलेटेड स्पेसिफाइड एक्ट के अंदर फाइल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा? सिविल केसेस जो है इन्वॉल्विंग एनवायरमेंट इश्यूज अंडर स्पेसिफाइड एक्ट, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। बट बाकी ऑप्शंस हमारे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ओनली वाटर पॉल्यूशन केसेस की बात की जा रही है। तो और इसमें क्या कहेंगे कि वाटर पॉल्यूशन ओनली या फिर वाइल्ड लाइफ की बात है, तो ये गलत होगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एनजीटी का स्कोप जो है वो ब्रॉडर है, एनजीटी का स्कोप है वो बहुत बड़ा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। फिर अगला है क्रिमिनल केसेस अंडर आईपीसी, क्रिमिनल केस की बात की जा रही है, तो ये एनजीटी क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं रखता है, सिर्फ सिविल मैटर्स हैंडल करता है। ये बात नोट कर लीजिएगा कि एनजीटी में सिर्फ सिविल मैटर्स नोट होते हैं। कौन से? सिविल मैटर्स नोट होते हैं एनजीटी में, ये हमेशा याद रखिएगा। क्रिमिनल केसेस यहाँ पे नहीं होते हैं। ओनली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की हमने बात कर ली, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की हमने बात करी है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिविल केसेस इन्वॉल्विंग एनवायरमेंट इश्यूज अंडर स्पेसिफाइड एक्ट। सो मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। Can we move to the next question? Can we move to the next question? चलिए let's move। ये आपका क्वेश्चन दिया है कि ए केमिकल फैक्ट्री नेम्ड ग्रीन केम इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन कानपुर, अरे वाह कानपुर का क्वेश्चन आ गया है, कानपुर has been realizing harmful gaseous emissions far above the permissible limits set by law. The toxic gases have caused respiratory problems. क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाली दिक्कतें पैदा हो रही हैं among local residents and have damaged nearby vegetation. The factory was found to be operating without installing proper air pollution control equipment in violation of the prescribed environment standard under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। किसकी बात हो रही है यहाँ पे?
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 की। तो डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स फ्रॉम द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द फैक्ट्री कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशंस विदाउट कॉम्प्लायंस। बेस्ड ऑन द अबव प्रॉब्लम सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आंसर्स हमारे क्या दिए हुए हैं। आंसर है पहला है कि इट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का। फिर इट इज ए वायलेशन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इट इज ए वायलेशन ऑफ सेक्शन 22 दिया है। फिर हमारे पास सेक्शन 37 दिया। अलग अलग सेक्शंस की बात हो रही है। तो क्या होगा इसका? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फिर उसके ऑप्शंस दिए हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात करी गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन 22 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इट इज ए वायलेशन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। करेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों है ये भी बात कर लेंगे। उसके पहले ऑप्शन बाय ऑप्शन हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले बात की गई थी हमारे पास कि ऑप्शन देखिए ये देख लीजिए कि यहाँ पे सेक्शन 21, सेक्शन 21 है। ये जो सेक्शन है ये कहता है कि किसी इंडस्ट्री को कंसेंट को ऑपरेट लेना जरूरी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। अगर बिना कंसेंट ऑपरेट करे तो वो वायलेशन होगा। सेक्शन जो 22 है हमारा वो कहता है कि ये सेक्शन जो है स्पेशली प्रोहिबिट करता है कि कोई इंडस्ट्री एयर पॉल्यूटेंट एमिट ना करे बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड है प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनके बियॉन्ड ना जाकर। यहाँ पे जो फैक्ट्री है हार्मफुल गैस रिलीज कर रही है जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है वहाँ के लोकल्स में। तो यहाँ पे जो है कि ये जो है परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है। तो क्लियर है कि यहाँ पे वायलेशन किसका हो रहा है? सेक्शन नंबर 22 का। फिर बात कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमें पता चल गया ये बात सेक्शन 22 सही है। फिर हमारे पास दिया है सेक्शन 37 की बात करी गई है। ये जो सेक्शन है पनिशमेंट के बारे में मतलब बात करता है जैसे कि पेनल्टीज फॉर कंट्रावेंशन, लेकिन एक्चुअल वायलेशन का प्रोविजन सेक्शन 22 में ही दिया हुआ है। तो नॉट ए वायलेशन मतलब गलत। जो लास्ट में दिया है हमारा ऑप्शन है कि नॉट ए वायलेशन, इट इज ए जो ये दिया है इट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया था। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा क्योंकि ये ऑलरेडी वायलेट कर रहे हैं तभी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जो फैक्ट्स है वो क्लियरली शो करते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है और स्टैंडर्ड वायलेट हो रहा है क्योंकि वहाँ का जो लोकल जो जनता है वो इफेक्ट कर रही है, उनको सांस लेने की दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे ये वायलेशन है। तो कौन सा वायलेशन है? सेक्शन 22 में बताया गया है। मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। डन। देख लीजिए एक बार, फिर मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, was highlighted in which international conference। यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दी गई है। तो इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कहाँ पे हाईलाइट किया गया था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट? कहाँ पे बात हुई थी? रियो कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे बात हुई थी। क्यों? क्योंकि देखिए रियो कॉन्फ्रेंस जो है अर्थ समिट की बात है, ये 1992 में किया गया था। ठीक है, 1992 में किया गया था। तो यहाँ पे ये बात करी गई थी। फिर देखते हैं हम लोग ऑप्शन में, क्योंकि मार्क करिए कि ऑप्शन बी ठीक है। बट जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस ने पहली बार मतलब पहली बार है ग्लोबल लेवल पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को हाईलाइट किया और मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं आया था। फिर हमारा ऑप्शन है कि रियो कॉन्फ्रेंस है मतलब अर्थ समिट 1992,
तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हाईलाइट हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में एजेंडा 21 की बात करेंगे कि इसमें रियो डिक्लेरेशन और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्ट किए गए थे। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑफिशियली एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनाया गया था। फिर अगला क्या है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। ये जो है मेनली क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन पर फोकस किया था इसने। फिर आता है हमारा पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 का है। ये भी क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स पर है, पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पर भी कोई ओरिजिनल हाईलाइट नहीं हुआ था। तो मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रियो कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। करेक्ट, याद रखिएगा, रियो कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट की बात हो रही है, तो 4 ऑप्शंस दिए हमारे पास, आइडेंटिटी थेफ्ट, सेंडिंग स्पैम ईमेल्स, साइबर टेररिज्म एंड पब्लिशिंग ऑब्ससीन कंटेंट। क्या सही होगा, क्या सही होगा? देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट 2000 की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट, ये क्या बात कर रहा है? आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है कि आईटी एक्ट 2000 में स्पेशली कवर्ड है क्योंकि सेक्शन 66 सी में है। कौन सा? धारा 66, सेक्शन 66 क्लॉज सी में कवर है। फिर आता है हमारा सेंडिंग स्पैम ईमेल्स, ठीक है। सेंडिंग स्पैम ईमेल्स क्या बात कर रहा है कि आईटी एक्ट 2000 में स्पैम ईमेल्स को स्पेशली ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये नॉनसेंस हो सकता है पर एक्ट का स्कोप में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। तो ये बात तो सही हो गई ना, मतलब ये सही हो गई बात। लेकिन बात करते हैं साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म में क्या बात करता है, ये क्या मतलब है इसका कि ये भी जो है आईटी एक्ट के अंडर एक सीरियस ऑफेंस है जो सेक्शन 66 एफ में आता है। किसमें? सेक्शन 66 एफ के अंदर ये आता है। फिर हमारा है अगला पब्लिशिंग ऑब्ससीन कंटेंट। इसका क्या मतलब है कि ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 67 में आता है आईटी एक्ट 2000 के। इसका भी नोट कर लीजिए, सेक्शन 67 में आता है। तो मुद्दा यह है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ हमारा, सेंडिंग स्पैम ईमेल्स। तो मार्क करिए ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 43 of the IT Act 2000, which of the following actions will make a person liable to pay compensation? क्या बात है कि एक्सेसिंग, हमारे पास 4 ये दिए हैं, देन ऑप्शंस 4 दिए हैं, इनमें से कौन से जो है हमारे पास कि इनमें से एक्शंस दिए हैं कौन सा सही होने वाला है? एक्सेसिंग ए कंप्यूटर सिस्टम विदाउट परमिशन, डाउनलोडिंग डेटा विदाउट ऑथराइजेशन, इंट्रोड्यूसिंग ए कंप्यूटर वायरस एंड डिस्ट्रॉइंग और ऑल्टरिंग डेटा। क्या सही है, क्या सही होगा? देखिए यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 43 जो आईटी एक्ट 2000 वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन बिना अथॉरिटी के कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क के साथ इंटरफेयर करता है और उससे डैमेज होता है, किसी भी तरह का डैमेज या नुकसान होता है, तो वो कंपनसेशन के लिए लायबल होगा। इसमें क्या कुछ कवर भी दिए गए, इसमें कवर होते हैं कि एक्सेसिंग कंप्यूटर सिस्टम विदाउट परमिशन, मतलब अनऑथराइज एक्सेस हो अगर किया है तो वो लाइबिलिटी है, जो ये बात करी गई है, ठीक है। फिर आता है कि डाउनलोडिंग डेटा विदाउट ऑथराइजेशन, जो अगला है हमारा, तो ये अनऑथराइज डेटा एक्सट्रैक्शन हुआ, मतलब ये भी लाइबिलिटी हो गई। फिर अगला आता है हमारा कि इंट्रोड्यूसिंग ए कंप्यूटर वायरस, तो ये वायरस या मॉलवेयर डालना, मतलब ये भी लाइबिलिटी है, ये भी किसी तरह का डैमेज ही है। फिर आता है डिस्ट्रॉइंग और ऑल्टरिंग डेटा, ये क्या है कि डेटा को डिलीट या चेंज करना भी लाइबिलिटी है, मतलब सेक्शन 43 के अंडर ये सारे एक्शन जो हैं, चारों एक्शन जो हैं ये कवर होते हैं। तो फिर क्या होगा कि हमारे चारों एक्शन इसमें कवर हुए हैं।
तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 1, 2, 3 एंड 4 जो ऑप्शन सी में दिया है। मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे एक्शन जो दिए हुए हैं ये करेक्ट है हमारे, ये सारे के सारे इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए कि एन ऑनलाइन सोशल मीडिया यूजर क्रिएटेड ए फेक प्रोफाइल यूजिंग अनदर पर्सन्स फोटो एंड डिटेल्स टू डिफेम एंड हरास देम। द विक्टिम रिपोर्टेड द मैटर टू द साइबर क्राइम सेल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 66C ऑफ द आईटी एक्ट। फिर इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट। इट इज पनिशेबल ओनली अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड इट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चार में से? विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर? किसी भी पर्सन ने, एक पर्सन ने दूसरे किसी पर्सन से उसके डिफेम करने के लिए उसका फेक एक सोशल मीडिया पे आईडी बना दी, उसका फोटो यूज किया एंड उसके नाम एंड डिटेल्स यूज किए, बट वो आईडी फेक थी। क्यों? क्योंकि वो इसको डिफेम करना चाह रहा था। तो ये आईटी एक्ट के अंडर में क्या, किसके अंडर में आता है ये? तो देखिए ये जो है इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन जो है 66C में यह बात किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ दिया होता है सेक्शन 66C में बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 में। इसमें क्या है कि सेक्शन 66 जो आईटी एक्ट का है ये सेक्शन स्पेशली डील करता है आइडेंटिटी को थेफ्ट से, मतलब पहचान की चोरी से। अगर कोई भी पर्सन दूसरे का फोटो हो गया, पासवर्ड हो गया, सिग्नेचर हो गया, डिटेल्स हो गया, उसको यूज करके फेक प्रोफाइल बनाता है तो वो पनिशेबल है, वो पनिशेबल होगा। फिर बात करते हैं, हमारे पास दिया है सेक्शन 67। ये क्या कवर कर रहा है कि ये ऑब्सीन कंटेंट पब्लिश करने से रिलेटेड होता है, जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर है कि आईपीसी की बात करी गई है। पहली बात है आईपीसी का यहाँ पे बाद में है, पहले आईटी एक्ट के अंदर आएगा ये, क्योंकि आईटी एक्ट के प्रोविजंस डायरेक्टली अप्लाई होते हैं साइबर ऑफेंसेस पर। आईपीसी के प्रोविजन जो है जैसे डिफेमेशन हो गया, बदनाम करना, किसी को हरास करना, ये पैरेलल अप्लाई हो सकते हैं, पर जो प्राइमरी यहाँ पे ऑफेंस है वो आईटी एक्ट में ही कवर होगा। करेक्ट। फिर दिया है कि नॉट एन ऑफेंस, ये तो गलती होगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्राइम है, क्योंकि फेक प्रोफाइल बनाकर आइडेंटिटी जो मिसयूज करना क्लियरली आईटी एक्ट के अंदर जो है ऑफेंस माना जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर ए। मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर कि ये सेक्शन नंबर 66 क्लॉज सी के अंदर ये जो है पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब धारा 66 यहाँ पे लगेगी। अगला सवाल है कि इन श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट। ये भी आईटी एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कौन सा केस दिया है? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का। तो यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा सेक्शन आएगा यहाँ? देखिए जो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, कौन सी बात हुई है? सेक्शन 66A मतलब धारा 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। क्यों डिक्लेयर किया था? क्योंकि ये सेक्शन जो है वेग और ओवरबोर्ड था और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आर्टिकल 19(1) का वॉयलेट करता था। करेक्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं, फिर हमारा ऑप्शन दिया अगला सेक्शन 67B। ये कहता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, ये वैलिड नहीं होगा यहाँ पे। अगला हमारा दिया है 69। 69 क्या है कि गवर्नमेंट को पावर देता है इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग के लिए, ये स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ है। अगला सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर 70। सेक्शन 70 क्या बात करता है कि ये प्रोटेक्टेड सिस्टम्स के लिए है, ये भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो हमारा वैलिड क्या है? ऑप्शन ए, मतलब सेक्शन 66A हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 242 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सो मार्क इट एज ए करेक्ट आंसर। देन
मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 46, मार्क करिए, सेक्शन 46 में ऑफ द आईटी एक्ट, द एजुकेटिंग ऑफिसर कैन एजुकेट मैटर्स इन्वॉल्विंग कंपनसेशन अप टू 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ और 5 करोड़। क्या है इसका? देखिए कि आईटी एक्ट जो 2000 के अंदर सेक्शन 46 की बात करी गई है, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुडिकेटिंग जो ऑफिसर होते हैं वो अपॉइंट करती है जो आईटी एक्ट के वायलेशन से रिलेटेड कंपनसेशन क्लेम डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो पावर मतलब एजुकेटिंग जो ऑफिसर है उनके पावर, उनकी अथॉरिटी क्या है कि अगर किसी केस में इंजरी या फिर डैमेज का कंपनसेशन 5 करोड़ तक है तो उसका डिसीजन एजुडिकेटिंग ऑफिसर करेंगे। तो यहाँ क्या बात हो गई? 5 करोड़ की बात हो गई। वो कौन बात करेंगे? एजुडिकेटिंग ऑफिसर बात करेंगे। ठीक है। फिर आता है कि अगर जो क्लेम है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, जो क्लेम है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो जो केस है वो सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। तो इसको आराम से ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे जो एजुकेटिंग ऑफिसर है वो अप टू 5 करोड़ का उनको ये है, याद रखिएगा कि उनके पास जो केस जाते हैं वो अप टू 5 करोड़ का तक है जो डैमेज होता है। तो उसके ऊपर जो जाते हैं, मतलब 5 करोड़ से ऊपर जो जाते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं। समझ आया आपको? ऐसे याद करिए, एओ अप टू 5 करोड़, और जो 5 करोड़ के ऊपर हो गए, 5 करोड़ से ज्यादा का कुछ डैमेज है तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में जाता है। ठीक है, ये याद रखने का एक ट्रिक है छोटा सा। समझ आया? आई होप समझ आया होगा, क्योंकि अब इतना इजी से समझाया गया है कि 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ है तो वो जाएगा एओ के पास, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो वो जाता है आपका सिविल कोर्ट में। डन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आंसर मार्क कर लीजिए, 5 करोड़ याद दिया ही है। नेक्स्ट है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज बेस्ड ऑन विच इंटरनेशनल मॉडल लॉ। यहाँ पे दिया है यूनिसेट्रल मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यूएन चार्टर और इंटरनेट गवर्नेंस, विपो डिजिटल टीटी एंड बुदापेस्ट कन्वेंशन दिया हुआ। 4 ऑप्शंस दिए हमारे पास, क्या है? देखिए यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 जो था उसको ड्राफ्ट करते वक्त इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क को फॉलो किया गया था। ये जो एक्ट है ये मेनली यूनिसिट्रल मॉडल लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर बेस्ड है। तो अनसिट्रल जो का फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। एक बार मैं यहाँ पे चलिए लिख देती हूँ, क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस, यूएन, फिर सी स्टैंड फॉर कमीशन। कमीशन, फिर क्या आता है? यूएनसी, अगला आया हमारा आई, आई क्या है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, फिर क्या आता है हमारे पास? टी से क्या है? ट्रेड, फिर आएगा लॉ, ट्रेड। ये लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म मार्क लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपको याद करने पे आसानी रहेगी। तो इस मॉडल के जो मेन पर्पस था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को लीगल रिकॉग्निशन देना, ई कॉमर्स और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को लीगली वैलिड बनाना, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को भी एक्सेप्ट करना। तो इंडिया ने इस मॉडल को फॉलो करके आईटी एक्ट 2000 बनाया ताकि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ई कॉमर्स जो है वो लीगली वैलिड हो सके।
करेक्ट। तो यहाँ पे जो बाकी हमारे ऑप्शन दिए हैं वो क्यों गलत होंगे? मतलब ये दिया है ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ आईटी एक्ट के अंदर नहीं है, मतलब एक्ट का बेस ही नहीं है। फिर हमारा दिया है विपो डिजिटल ट्रीटी, ये भी गलत है क्योंकि ये जो है मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। फिर हमारा बुदापेस्ट कन्वेंशन दिया है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ये साइबर क्राइम ट्रीटी है आईटी एक्ट का बेस नहीं होगा ये। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मार्क करिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा कि द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 वाज रिप्लेस्ड बाय विच एक्ट? 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 एक्ट दिए हैं हमारे पास। क्या एक्ट है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है पहले वो जान लेते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे दिया गया है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2023। पहले मार्क कर लीजिए, करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बात है कि पुराना जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1984 का, ब्रिटिश टाइम का लॉ था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है पब्लिक पर्पस के लिए प्राइवेट लैंड एक्वायर करती थी। लेकिन इस एक्ट में कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन की प्रॉपर प्रोविजन दी ही नहीं गई थी, तो इसलिए काफ़ी जो है इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। इसलिए जो सरकार ने 2013 में नया लॉ इंट्रोड्यूस किया था, ये लॉ था कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का। तो ये जो नया एक्ट था इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे कि जो लैंड ओनर को फेयर जो है कंपनसेशन मिले, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट का प्रोविजन आया था, सोशल इम्पैक्ट जो है असेसमेंट मतलब एसआईए जो है वो मैंडेटरी किया गया था। इसके अलावा जो रूरल एरियाज में जो हायर कंपनसेशन होते थे मतलब अप टू 4 टाइम्स, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हमारा ये ऑप्शन सी तो करेक्ट होगा, बट ये क्या कह रहा है, लैंड सीलिंग एक्ट जो 1976 का है, ये क्या बात कर रहा है? इसमें क्या था कि ये लैंड होल्डिंग लिमिट से रिलेट करता है। ठीक है। फिर आता है हमारा क्या है, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, ये डिफरेंट स्टेट लॉज मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर हमारा अगला क्या है? अगला है हमारा राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2015 का। तो ये जो 2015 का एक्ट था, इसमें सिर्फ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, नया एक्ट नहीं आया था इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो मार्क ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एसआईए जो अभी हमने पिछले बात की थी, इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2019? कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 to 9, मतलब ऑप्शन ए सही है। सेक्शन नंबर 4 to 9 में ये एक्ट दिया हुआ है। तो क्या है कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, जो रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, उसमें सोशल इम्पैक्ट मतलब एसआईए का जो है प्रोविजन दिया गया है ताकि जो लैंड एक्विजिशन से सोसाइटी पर जो होने वाले इफेक्ट्स हैं उसको पहले इवैल्यूएट किया जा सके। ठीक है, उसको इवैल्यूएट किया जा सके। तो एसआईए का जो प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन नंबर 4 से सेक्शन नंबर 9 तक दिया गया है। तो इन सेक्शंस में होता क्या है, इन सेक्शंस में होता क्या है देख लेते हैं कि सेक्शन 9 4 से 9 में जो बात करी गई है वो क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है 4 to 9। तो देखिए जो सेक्शन 4 है हमारा, उसमें बात करी गई है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन और स्टडी जो है वो स्टार्ट होती है। फिर आते हैं अगला सेक्शन नंबर 5। 5 में होता है कि पब्लिक हियरिंग और इफेक्टेड लोगों की कंसल्टेशन, मतलब वो जो लोग सफर कर रहे हैं उनके कंसल्टेशन होती है। अगला सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि एसआईए रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पे।
सेक्शन नंबर 7 आता है जो अगला हमारा, इसमें सेक्शन नंबर 7 करता है एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट को इवैल्यूएट करता है वो। फिर आता है सेक्शन नंबर 8 और 9। 8 और 9 में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्विजिशन जस्टिफाइड है कि या नहीं है। तो जो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का मेन पर्पस है कि लैंड एक्विजिशन से इफेक्टेड लोगों और इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट को पहले एक्सेस किया जा सके। तो हमारा क्या आंसर हुआ? आंसर हमने जो बात करी थी सेक्शन नंबर 4 to 9 में ये पूरा बात की गई है। किसकी बात की है? SIA की। करेक्ट, करेक्ट। अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन है, द अवार्ड अंडर सेक्शन 23 of the Land Acquisition Act 2013 must be made within 6 months, 12 months, 6 months, 12 months, 18 months या 24 months। कितने दिन में? देखिए कि राइट टू जो फेयर, यहाँ पे बात की गई है क्या? राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट जो 2013 का था। ये एक्ट हम पिछले 3-4 क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में कलेक्टर को अवार्ड पास करना होता है, ठीक है, जिसमें कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है। डिसाइड क्या किया जाता है कि एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं। ये प्रोविजन है कि डिक्लेरेशन जो पब्लिश होने के बाद अवार्ड जो है 12 मंथ के अंडर पास होना चाहिए। कितने? 12 मंथ। 12 मंथ कहाँ दिए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ से निकल आया कि 12 मंथ के अंदर पास होना चाहिए। और अगर 12 मंथ के अंदर अवार्ड पास नहीं होता है तो जो लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग है वो लैप्स हो सकती है, क्योंकि इसमें भी एक कंडीशन है कि जो लैप्स होगी अनलेस गवर्नमेंट टाइम एक्सटेंड ना करे। तो मतलब अनलेस गवर्नमेंट जो टाइम है वो एक्सटेंड करे, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कितना टाइम दिया गया है? 12 महीने में हो जाना चाहिए। 12 मंथ फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क करिए ऑप्शन बी। मूव करें, अगला सवाल है हमारा। अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2023, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, which of the following is mandatory before initiating land acquisition proceedings? ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन से जो है लैंड एक्विजिशन के एक्ट के थ्रू मैंडेटरी है इन इनिशिएटिंग लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स के लिए। तो पढ़ लीजिए कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA जो बात की थी, अप्रूवल ऑफ ग्रांट सभा इन शेड्यूल्ड एरियाज, फिर है कंपनसेशन टू इफेक्टेड फैमिलीज, फिर है पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन। तो क्या बात हुई है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट वाइज कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट जो 2013 के, इसके अंडर में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैंडेटरी स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। क्या है ये मैंडेटरी स्टेप? कि SIA क्या है जो अभी बात की थी हमने पिछले क्वेश्चन में, कि लैंड एक्विजिशन से सोसाइटी, इन्वायरमेंट और इफेक्टेड फैमिलीज पर क्या जो है इम्पैक्ट होगा, ये देखा जाता है। फिर आता है कि अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल एरियाज, क्योंकि ये हमारा सही हो गया। फिर दिया अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल एरियाज में। तो अगर जो लैंड है, जो जमीन है वो शेड्यूल एरियाज में है, तो जो ग्राम सभा की कंसेंट जो है उसमें ज़रूरी मानी गई है कि ग्राम सभा की जो कंसेंट है वो ज़रूरी होना चाहिए। तो ये भी सही हो गया। फिर आता है अगला हमारा कि पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन। ये क्या है कि गवर्नमेंट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश करना होता है जिससे पब्लिक को पता चले कि लैंड एक्वायर होने वाला है। तो ये भी हमारा सही है। फिर ऑप्शन 3 हमारी क्या बात कर रहा है? ऑप्शन 3 जो है वो कह रहा है कि कंपनसेशन टू इफेक्टेड फैमिलीज। तो ये एक्विजिशन प्रोसेस के बाद अवार्ड स्टेज पर दिया जाता है, इनिशियल से पहले नहीं होगा। तो ये हमारा गलत हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा 1 2 एंड 4 सही है। तो 1 2 एंड 4 ऑप्शन बी में दिया है हमारा। देखिए 1 2 एंड 4 ऑप्शन बी में दिया है, मतलब हमारा क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। 1 2 एंड 4
हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट सही थे। ओके ओके, एक बार ये समझ लीजिए कि जो लॉजिकल वे में देखिए कि जो SIA है वो रिक्वायर होता है, ग्राम सभा का अप्रूवल होता है जो शेड्यूल एरियाज में, वो भी रिक्वायर होता है, और प्रीलिमिनरी जो नोटिफिकेशंस होते हैं, जो पहले से नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो कंपनसेशन है वो बाद में दिया जाता है। कंपनसेशन का जो स्टेप आता है वो बिफोर हैंड रिक्वायर नहीं होता, वो बाद में आता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, करेक्ट। मार्क इट एज ए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट, मतलब हमारा 1, 2 एंड 4 जो स्टेटमेंट था ये तीनों सही है, थर्ड नंबर का गलत है। अगला क्वेश्चन है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन implies state can take private property without paying anything, state can take private property for public purpose with compensation, individual can oppose all acquisitions and property cannot be acquired। तो हमारे 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, कौन सा सही होगा? क्वेश्चन समझिए कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एमिटेंट डोमेन का मतलब होता है कि स्टेट को पावर होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस एक साथ होती हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन का जो मेन एलिमेंट है, मतलब पब्लिक जो पर्पस होता है, क्या है पब्लिक पर्पस, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करी गई है यहाँ पे। पब्लिक पर्पस है कि लैंड एक्विजिशन में सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे रोड, डैम और स्कूल। फिर आता है कंपनसेशन की जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है उसको फेयर कंपनसेशन दिया जाता है। इसके बाद आता है कि इंडिया में ये प्रिंसिपल लैंड एक्विजिशन लॉज में अप्लाई होता है, जैसे कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे, क्या है सही ऑप्शन? अभी जो हमने बात करी उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे सही ऑप्शन है कि स्टेट कैन टेक कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस, प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस विद कंपनसेशन, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत होंगे, क्योंकि क्या दिया गया है, स्टेट कैन टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कंपनसेशन देना जरूरी होता है, ये गलत हुआ। फिर इंडिविजुअल कैन अपोज ऑल एक्विजिशन, ये भी गलत होगा क्योंकि हर एक्विजिशन अपोज नहीं किया जा सकता। फिर आता है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्वायर्ड, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हर जो है कि गवर्नमेंट को एक्विजिशन का पावर होता है, गवर्नमेंट को एक्विजिशन का पावर दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। देन मूव करते हैं आज के आखिरी सवाल पे। क्या कह रहे हैं आज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 इज ट्रू? कौन सा है? कंसेंट ऑफ इफेक्टिव फैमिलीज इज मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोजेक्ट, इट फोकसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी, फेयर कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन, ओनली अर्बन लैंड्स आर कवर्ड, फिर दिया इट रिपील्स द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा? एक बार पहले ऑप्शंस देखिए। देखिए यहाँ पे क्या बात करते हैं, फिर से वही चीज है कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को फेयर, मतलब एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट बनाना, किसी भी तरह का फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। इस एक्ट का जो मेन गोल है वो क्या है कि फेयर कंपनसेशन हो, लैंड ओनर्स को प्रॉपर और हायर कंपनसेशन दिया जाए। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी की, एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसको क्लियर और अकाउंटेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट, जिसमें है कि डिस्प्लेस फैमिलीज को प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और सपोर्ट मिलना चाहिए। और है इसमें कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA, जिसमें लैंड एक्विजिशन का सोशल इम्पैक्ट पहले इवैल्यूएट किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे इट फोकसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी, फेयर कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर।
बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे दिया है कि कंसेंट ऑफ इफेक्टिव फैमिलीज इज मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोजेक्ट। ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कंसेंट जो है सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट मतलब इसको कहते हैं पीपीपी और प्राइवेट प्रोजेक्ट का इसमें रिक्वायर होता है, सब में रिक्वायर नहीं होता, तो ये हमारा गलत हुआ। फिर है ओनली अर्बन लैंड्स आर कवर्ड, तो ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्ट जो है वो रूरल और अर्बन दोनों जमीनों पर अप्लाई होता है। फिर आते हैं कि इट रिपील्स द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये कहता है कि ये एक्ट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर जो दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट के एक्ट 2006 के अंदर है, उसको रिपील नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो आज के ये 25 क्वेश्चंस हमने पूरे खत्म करे हैं। तो आई होप ये आपको समझ आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के सिर्फ आंसर ही नहीं, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी समझाया जाता है विद जो ऑप्शंस रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी आपको ऑप्शंस जो रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है। तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट आपको रिवीजन हो जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, एक बार ये देख लीजिए, ये बताती हूँ कि आपका जो AIB 21 के लिए जो बैच है वो ऑलरेडी रनिंग पर है एंड वहाँ आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, आपको सिर्फ 999 पे दिया जा रहा है। कितने पे ऑफर चल रहा है अभी? आपको सिर्फ 999 पे आपको सब कुछ वहाँ पे कंप्लीट पैकेज में दिया जा रहा है। किसी भी तरह की आपको क्वेरी होती है, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है 9727040406 पे, आइदर व्हाट्सएप और आइदर कॉल पे आप कभी भी ये कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ कि आपको जो है ऐप के बारे में बताया था, ऐप स्टोर और गूगल पे दोनों जगह अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आपको वहाँ पे PYQs सारे आपको दिए हैं सारे ईयर्स के, AIB 20 में जो पेपर हुआ था, AIB 19, सारे पेपर आपको मॉक टेस्ट के रूप में वहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें जाके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा बेयर एक्ट्स आपको वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे, कि वहाँ पे आ जाके आप बेयर एक्ट्स आराम से पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस दी जा रही है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, जहाँ पे आप अपने डाउट्स भी एट द टाइम क्लियर कर सकते हो। और तो AIB का जो अभी बैच है वो पूरा रनिंग में है, पूरा ऑफ आपको अभी चल रहा है, ये सिर्फ आपको 999 में ऑफर प्राइस पे दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा, कंप्लीट कोर्स आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं चलिए अगले क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने 25 लेकर आते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे अगले जो 25 क्वेश्चन जो AIB 20 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, सिर्फ जो लास्ट हमने क्लासेस किए हैं अपने सारे उसको रिवाइज करते चलिए, क्योंकि रिवीजन से आपको क्या है, आपके कंसेप्ट जो है स्ट्रांग होंगे, आपकी मेमोरी शार्प होगी, तो ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्लियर करने में। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करिए, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।